भारत की इस वाइब्रेंट इकोनॉमी में जहां डाइवर्सिटी और एम्बिशन कन्वर्ज हो रहे हैं, वहां एक नई धुन गुनगुना रही है। ये धुन है गियर के टर्न होने की, मशीन के चलने की और सच बोलूं तो फ्यूचर को शेप करने के डिटर्मिनेशन की। टेक्सटाइल लूम से लेके इंट्रिकेट चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनल कुल्हड़ से लेके एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तक, मेक इन इंडिया सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सिंबल नहीं है, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने की मूवमेंट है जहां हर एक आइडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एक फर्टाइल ग्राउंड फाइंड कर सकता है ग्रो होने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने पे फोकस कर रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिडक्शन एंड कॉर्पोरेट टैक्स जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी इम्प्रूव कर दिया है। साथ ही उन्होंने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए द इनवर्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम्स लॉन्च की हैं, जहां गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स के सिलेक्टेड प्लेयर्स को प्रोडक्शन आउटपुट में इंक्रीज के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है। प्लस PM गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इंटरडिसिप्लिनरी, क्रॉस सेक्टोरल एंड मल्टी जुरिस्डिक्शनल फ्रेमवर्क बनाने पे फोकस करना चाहती है। इनके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कई स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मगर गवर्नमेंट को पता है कि सिर्फ स्कीम्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना काफी नहीं है। अगर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपने फॉरेन कंपेटिटर्स से भी लड़ना होगा। इसलिए भारत सरकार पिछले कुछ समय से काफी सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स पे टाइम टू टाइम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बैन्स लगा रही है, जिससे अल्टीमेटली डोमेस्टिक प्लेयर्स को फायदा मिलता है। आपने कुछ दिनों पहले सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, या फिर रेगुलर वाइट राइस यानी कि नॉन बासमती राइस पे लगाए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने रीसेंट पास्ट में ऐसे कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन्स किए हैं जिनके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको 5 ऐसे गवर्नमेंट ट्रेड बैन्स के बारे में बताऊंगी जिनसे इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा हो सकता है या ऑलरेडी हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये बैन्स गवर्नमेंट ने क्यों किए, इनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और फाइनली इनसे कौन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स को बेनिफिट मिल रहा है या मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो 1 सेकंड के लिए पॉज बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो गया? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक लेटेस्ट डेवलपमेंट की, जो है गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के थ्रू चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से आने वाले ऑप्टिकल फाइबर्स के इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। इस क्रिटिकल डिसीजन के पीछे गवर्नमेंट का मेन रीजन मेक इन इंडिया को पुश करना तो है ही, मगर एक ब्लीडिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना भी है। DGTR के हिसाब से ये एंटी डंपिंग ड्यूटी $122 पर किलो फाइबर किलोमीटर्स यानी कि KFKM to $857.23 पर KFKM के रेंज में रहेगी। दरअसल ये मूव चाइना, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया से होने वाले लो कॉस्ट SMOF यानी कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के इंपोर्ट्स को ध्यान में रख के किया गया है। SMOF टेलीकॉम और डेटा ट्रांसफर इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है। ये डेटा को लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर करने में मदद करता है। अब तक बाहर की कंट्रीज जैसे कि चाइना हमारी इंडियन डोमेस्टिक ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री को लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस पे एक्सपोर्ट करके फ्लड कर रहे थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स का ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हिंडर हो रहा था। और ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री इंडिया के एम्बिशियस डिजिटाइजेशन ड्राइव का बैकबोन है। ऑप्टिकल फाइबर्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, 4G 5G एक्सपेंशन और भारत नेट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए की रोल प्ले करेंगी। और ऐसे में हम चाहेंगे कि हम अपनी नीड्स के लिए फॉरेन और चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड ना करें। अब ये न्यूज़ आने के बाद और गवर्नमेंट द्वारा $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट के बाद टेलीकॉम इंफ्रास्टॉक्स में 7 अगस्त यानी कि मंडे को शार्प रैली हुई थी। आप अपनी स्क्रीन पे मेजर इंडियन टेलीकॉम इंफ्रा कंपनीज के नाम देख सकते हैं। ये कंपनीज ऑप्टिकल फाइबर, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, 5G सॉल्यूशंस, हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड करती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पिछले हफ्ते अनाउंस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बैन के बारे में। आइए समझते हैं इसकी डिटेल्स। 3 अगस्त 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स और HSN 8741 के अंडरफॉल करते सर्वर्स पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा लिया था विद इमीडिएट इफेक्ट। वैसे इस डिसीजन की वजह से सप्लाई चेन मिसमैच और कंज्यूमर्स को सडन प्राइस हाइक्स ना फेस करने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने 4 अगस्त 2023 को ही एक फॉलो अप नोटिफिकेशन जारी की और ये कहा कि ये बैन इमीडिएट इफेक्ट से इन्फोर्स ना होके 1 नवंबर 2023 से होंगे। इस इंपोर्ट बैन के एनफोर्स होने के बाद लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज और स्पेसिफाइड सर्वर्स को वैलिड लाइसेंस के बिना इंपोर्ट नहीं किया जा पाएगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल करने गए हैं और अपने साथ ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आना चाहते हैं तो वो इंपोर्ट अंडर बैगेज रूल्स के थ्रू अलाउड है, ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस के साथ। आप किसी ऑनलाइन पोर्टल या कोरियर से भी ऑर्डर करवा सकते हैं, लेकिन इस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जो पहले बिल्कुल फ्री थी। साथ ही गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, इवैल्यूएशन, रिपेयर एंड री एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए पर कंसाइनमेंट 20 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पीसीज को इंपोर्ट लाइसेंस लेने से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बैन नहीं है। 3 साल पहले भी गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बिल्ट एयर कंडीशनर्स और टीवीज के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। इन बैन्स के पीछे का रीज़न सिंपल है। फिलहाल हम फोन्स और लैपटॉप्स जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं। पिछले साल की बात करें तो हमने $10 billion वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस को इंपोर्ट किया था। इसमें से नियरली $6.3 billion तो सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट हुआ था, यानी 63% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जहां से $1.7 billion वर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हुए। तो आप समझ रहे हैं, इंडिया की ऑलमोस्ट पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स इंपोर्ट से मीट होती हैं। इसी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने, सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है। इस मूव से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को इंकरेज और इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो इन गुड्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करें। इससे होगा ये कि आने वाले सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपेटिटर्स के अगेंस्ट बेनिफिट मिलेगा और वो भी मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। इसके अलावा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज इवेंचुअली लो एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ क्लाइम कर पाएंगी। ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ODM जैसी सर्विसेज पर अब इंडियन कंपनीज मूव हो चुकी हैं, जहां इन EMS कंपनीज के पास डिज़ाइंस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स भी ज़्यादा हो गए हैं एज वो अब एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि भारत में मेजॉरिटी ऑफ EMS कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने रेवेन्यूज 40% से इंक्रीज कर सकती हैं और लैपटॉप, PC और टैबलेट के बैंस को फैक्टर इन करें तो ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बैन से बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, सबसे ज़्यादा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को होगा। इसलिए इस अनाउंसमेंट के बाद ऑलमोस्ट सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स रैली कर गए थे। आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के टॉप लिस्टेड EMS और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज को केटर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जाऊँ उससे पहले आप जरा ये क्लिप देखिए। India has banned the export of rice, and it's a very big deal because India is the world's biggest exporter of rice. And now it has stopped. This has led to panic in the global markets. Look at the headlines that went viral today. The West is worried about the consequences of India's move. आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेंटली हुए नॉन बासमती राइस पे लगे एक्सपोर्ट बैन के बारे में। 20 जुलाई 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट्स पे इमीडिएट इफेक्ट से बैन लगा दिया था। इसमें हर तरह का नॉन बासमती वाइट राइस इंक्लूडेड है, चाहे वो होली मिल्ड हो, सेमी मिल्ड हो, पॉलिश्ड हो या अनपॉलिश्ड।
देखिए, वर्ल्ड वाइड राइस के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे भी ज़्यादा तेजी से इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। लेकिन जब राइस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी है, तो फिर एक्सपोर्ट करना तो हमारे लिए ही फायदेमंद हुआ ना। ऐसे में एक्सपोर्ट्स पे बैन क्यों? जवाब बहुत आसान है। एक्सपोर्ट तो तब हम करेंगे ना जब हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इनफ राइस हो। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन पीक पे है। सीरियल से लेके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऊपर से इस साल इंडिया के कई पार्ट्स में अनएक्सपेक्टेडली हैवी रेनफॉल के कारण राइस का प्रोड्यूस भी इफेक्ट हुआ है और इसलिए सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया और नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया, ताकि हमारी पॉपुलेशन को बढ़ते फूड इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके और डोमेस्टिक राइस रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2007 से 2008 और 2010 से 2011 में फूड प्राइसेस क्राइसिस के कारण गवर्नमेंट ने काफ़ी समय तक नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन किया था। और तो और लास्ट ईयर सितंबर में भी गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन और बाकी कुछ ग्रेड्स पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। इन स्टेप्स से ऑफकोर्स इंडिया अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर लेगा, मगर ग्लोबल राइस कंज्यूमिंग कंट्रीज को इसका खामियाजा जरूर उठाना पड़ सकता है। और अगर आप इस मैप में गौर करोगे तो राइस वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला सीरियल है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में। अब अगर इंडियन राइस प्रोड्यूसर्स के स्टॉक इंपैक्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की टॉप 4 राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज यानी कि KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स और चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मेनली बासमती राइस एक्सपोर्ट करती हैं। और जब नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगेगा तो जाहिर सी बात है कि बासमती राइस की डिमांड बढ़ेगी और उनके प्राइसेस राइज होंगे, जिससे इन कंपनीज को फायदा होगा। इसी कारण से इस राइस एक्सपोर्ट बैन की न्यूज़ आने के बाद इन सभी कंपनीज के शेयर प्राइसेस ऊपर गए थे। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ इंपोर्ट बैन की। इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग की रेस में पूरी दुनिया में 4th नंबर पे है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम इतनी स्पेंडिंग डिफेंस पे कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा कोई और देश उठाए, उससे अच्छा तो यही है ना कि हमारी स्वदेशी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिले। क्यों? और इसलिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 75% ऑफ डिफेंस कैपिटल बजट डोमेस्टिक कंपनीज और फर्म्स के लिए रखा था। आइए समझते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस इंपोर्ट्स पे लगाए रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने और फॉरेन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए कई इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप्स लिए हैं। बतावा दिखा है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो चौथी लिस्ट है जहां पर इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाएगा वो जारी आती हुई दिखी है। उसमें टोटल अगर आप देखें 928 लगभग 930 के आसपास जो पार्ट्स हैं जिसको इंपोर्ट की बजाय अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया जाएगा। और इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर आप देखें क्विक डिसेक्शन कम्पलिंग, वॉइस डेटा रिकॉर्ड या फिर SNP मॉड्यूल या फिर स्विचिंग डिवाइस, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स में आते हुए दिखे हैं। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में रिलीज 3 लिस्ट के थ्रू 2500 डिफेंस कंपोनेंट्स एंड आइटम्स का इंडिजिनाइजेशन प्लान अनाउंस किया था। यानी कि इन लिस्ट में जिस भी कंपोनेंट का नाम शामिल है उसे इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके बाद रिसेंटली मई 2023 में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री आइटम्स की 4th इंडिजिनाइजेशन लिस्ट रिलीज की, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस लिस्ट में 928 आइटम्स हैं जिनको इंपोर्ट ना करने पे हम 715 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2029 के बीच इन आइटम्स के इंपोर्ट को एक फेज्ड वे में बैन किया जाएगा। अब तक की 4 लिस्ट में फाइटर जेट्स, डॉनियर 228 प्लेन्स, सबमरीन्स, T-90 एंड अर्जुन टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स एंड एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए यूज होने वाली कई आइटम्स इंक्लूडेड हैं। गवर्नमेंट का फोकस इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में आत्मनिर्भर बनाना तो है ही,
मगर ये और भी ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड होता है और इस डोमेन में हम फॉरेन मिलिट्री हार्डवेयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहेंगे और आगे चल के लोकली प्रोड्यूस वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिसके थ्रू हमें एक दूसरी कंट्रीज में एक स्ट्रेटेजिक रीच मिल सकती है। रिजल्ट ये है कि हमारे देश के आर्म्स एंड एमिनिशंस के इंपोर्ट्स 2018 से 22 के बीच 11% से नीचे गए हैं एज कम्पेयर टू 2013 से 17 के पीरियड में। लास्ट फिस्कल ईयर की बात करूं तो इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग $12 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार हमने $1.94 बिलियन वर्थ ऑफ डिफेंस कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। इंडिया का एम है कि वो 2025 तक $5 बिलियन इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स के माइलस्टोन को रीच करे और इसके लिए हमारे फोकस हाई वैल्यू, अफोर्डेबल और रिलायबल डिफेंस सिस्टम्स बिल्ड करने पे है। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया के टोटल डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर गई थी। आइए देखते हैं टॉप डिफेंस कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस को। गौर से आप इन सभी कंपनीज के 6 मंथ और 1 ईयर रिटर्न्स देखिए। सभी कंपनीज ने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। यही शो करता है कि क्यों न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हर जगह लोग डिफेंस थीम को लेके बुलिश हैं। अब चलिए ज़रा एक और रीसेंट बैन के बारे में बात करते हैं। एनी गेसेस क्या होगा? गोल्ड ज्वेलरी। जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिकल्स पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की नोटिफिकेशन के अनुसार इन चीज़ों की इंपोर्ट पॉलिसी को फ्री से चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब इंपोर्टर्स को ये चीज़ें इंपोर्ट के लिए लाइसेंस या फिर गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बैन स्पेसिफिकली अनस्टडेड ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड और दूसरे कुछ गोल्ड मेड आर्टिकल्स पे लगाया गया है। अप्रैल टू मई 2023 पीरियड में हमने $110 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट की थी, जो मेनली UAE, इंडोनेशिया और USA से इंपोर्ट हुई थी। वैसे अभी भी UAE के साथ हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के चलते UAE से होने वाले गोल्ड इंपोर्ट बैन से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन हाँ, इस मूव से बाकी देशों से होने वाले गोल्ड इंपोर्ट ज़रूर कम होंगे। इस बैन को मेनली नॉन एसेंशियल आइटम्स के इनफ्लो को कम करने और साथ ही साथ ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, जो मई 2023 के मंथ में अपने 5 मंथ हाई को टच कर गया था। ऊपर से इंपोर्टर्स बिना किसी तरह का टैक्स पे किए इंडोनेशिया से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिकल्स इंपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से इंडोनेशिया से इंपोर्ट होने वाले गोल्ड में एक सडन सर्च देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बेशक डोमेस्टिक ज्वेलर्स को फायदा होगा जो लोकली गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिकल्स डिजाइन एंड क्रिएट करते हैं। इंडिया के टॉप गोल्ड स्टॉक्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप इनमें से कौन से सेक्टर को लेके सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.